डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ डाइस के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। तो कुछ और डाइस जो हैं वो बच गई हैं, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें पहली डाई हम जो ले रहे हैं आज, फिनोफ्थलीन। अब ये फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन कैसे होगी, ये ना इसके नाम में भी क्लियर होता है कि हमने इसमें क्या चीज़ यूज़ की हुई है। जैसे फिनॉल और फिर थैलीन। तो फिनॉल, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं फिनॉल हमने यूज़ किया है, और हम साथ में यूज़ करते हैं इसमें थैलिक एनहाइड्राइड। और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इनको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनोफ्थलीन मिल जाती है। अब देखिए, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ये जो फार्मूला यहाँ बना रखा है। और ये हम नीचे की साइड हमने ले रखे हैं फिनॉल के 2 मोल्स, एक फिनॉल ये, दूसरा फिनॉल ये। इसमें जो ऊपर H हमने सिर्फ शो कर दिया है, हर बेंजीन रिंग के पास एक H तो है ही, तो बस इस H को हमने शो कर दिया ताकि हम रिएक्शन को ईजिली समझ पाएँ। तो यहाँ जो ये ऑक्सीजन है और ये दोनों H हैं, ये वाटर बनाकर जो है निकल जाते हैं। फिर ये कार्बन जो है इस वाली फिनॉल के कार्बन से और इस वाली फिनॉल के कार्बन से यहाँ अटैच हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ दिखा दिया। तो बिल्कुल सेम, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप इजीली फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा है और फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बस आपको सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, एक कार्बन को इस कार्बन से और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देना है। तो ये फिनोफ्थलीन बन जाएगी, जो कि कलरलेस होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होती है, बट सॉल्युबल इन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में सॉल्युबल होती है। इट डिजॉल्व्स इन एल्कलीज टू गिव अ डीप रेड कलर, एल्कली की प्रेजेंस में यानी बेस की प्रेजेंस में ये डीप रेड कलर देती है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डाई सोडियम साल्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका एक डाई सोडियम साल्ट बन जाता है। द आयन ऑफ विच इज़ कलर्ड, उसका आयन जो होता है वो कलर्ड होता है। किस वजह से, रेजोनेंस और उसके पैराक्विनोनॉइड स्ट्रक्चर की वजह से। तो अभी हम देख लेंगे कि इसका ये पैराक्विनोनॉइड स्ट्रक्चर भी कैसे बना है। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए, ये है फिनोफ्थलीन। बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए बेस का क्या काम होता है। सबसे पहला काम, कभी भी आप कोई भी रिएक्शन देखें, सबसे पहली रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, अगर वो हो सकती है उस रिएक्शन में। तो एसिड बेस रिएक्शन क्योंकि बहुत फास्ट होती हैं, तो इसलिए वो पहले होती हैं। और जब भी कभी हम बेस लेते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। और एसिडिक प्रोटॉन कैसे हमें मालूम पड़ेगी, प्रोटॉन मतलब H+ कहीं पर भी उसको दिखाई दे, तो अगर वो H+ निकाल ले और फिर H+ निकालने के बाद एक एनायन बनेगा, वो एनायन में अगर रेजोनेंस है तो वो स्टेबल है। तो अगर स्टेबल एनायन बन पा रहा है H+ निकलने के बाद, तो हम कहेंगे कि वो प्रोटॉन जो है वो एसिडिक प्रोटॉन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो हमने बेस लिया हुआ है, बेस मतलब हमने कोई, जो सपोज हमने NaOH ले रखा है, तो उसका जो OH- है, यहाँ पर हमने सिर्फ वो शो कर रखा है। इसका मतलब होता है बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है, या बेस के साथ रिएक्शन। और जैसे हम ये इधर की साइड लगाया H+, तो यानी कि जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये एसिडिक मीडियम में होगी, यानी H+, ठीक है। अब ये OH मैंने, क्योंकि इसे एसिडिक प्रोटॉन चाहिए, तो ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा। एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से निकल सकती है। OH है, तो OH में से H अगर निकलेगा H+ की तरह, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास एक एनायन बन गया। देखिए, मैं इसको ऐसे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मैं इसको राउंड ही बना दे रही हूँ। ये C+O, ये O, ये कार्बन, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके पास। ये यहाँ पर O-, अगर मैं इसका H निकाल दे रही हूँ, और बाकी ये वाली रिंग हमारी अभी एज इट इज़ है OH की तरफ, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, इसमें से H+ तो निकल गया है, ठीक। जब वो H+ निकलेगा और ये OH- तो वाटर बना के निकल जाएंगे। अब क्या है, ये रिजल्टिंग एनायन, यानी जो एनायन बना है ये स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल है ये। अब हम इसमें रेजोनेंस शो कर सकते हैं। रेजोनेंस कैसे शो करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर मूव कर सकता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जहाँ पर भी होगी, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉन्जुगेशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, और इसीलिए वहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी भी आती है। हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बना पाएँ, तो वो रेजोनेंस की वजह से वहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। तो ये बॉन्ड हमने यहाँ मूव कराया, जब ये बॉन्ड यहाँ मूव कराएंगे तो इस कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। फिर इसलिए क्या होगा, ये
डबल बॉन्ड जो है इस पोजीशन पर मूव करेगा, और जैसे ये इस पोजीशन पर मूव करेगा ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर चला जाएगा, और जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, आप देखिए डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ बना दूँ तो इस कार्बन की वैलेंसी भी 5 हो जाएगी, तो 5 तो हमें नहीं रखनी होती है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, इसलिए ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर मूव करता है। तो जब हम इसको बनाएंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और जब ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब क्या हुआ है, ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहा, लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है वो ऑक्सीजन के पास चला गया है, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया। उसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, और यहाँ पर ये कार्बन है और इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड अटैच है, ये पूरी रिंग यहाँ पर इस तरह से पूरी अटैच्ड है OH। अब क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो बन ही गया, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बना चुका है, तो ये और ये वाला बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर मूव हुआ था तो हम इसको यहाँ बना देंगे, और ये बॉन्ड तो एज इट इज़ है। तो ये एक क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ये पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड से ये वाला डबल बॉन्ड O, क्योंकि पैरा पोजीशन पर है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, ये पैरा, तो ये पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बना, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये जो है यहाँ पर हमें रेड कलर जो है दिखाई देता है। तो बेस के साथ फिनोफ्थलीन हमेशा रेड कलर शो करती है, और एसिडिक मीडियम में अगर हम जाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमें बिल्कुल कलरलेस दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अगर हम इस वाले सोडियम साल्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एल्कली मिला दें, यानी स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें, तब क्या होगा, द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई सोडियम साल्ट। यहाँ पर एक ट्राई सोडियम साल्ट बन जाएगा, और आयन ऑफ विच इज कलरलेस ड्यू टू द लॉस ऑफ रेजोनेंस एंड क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर ही नहीं बचा यहाँ पर, यहाँ सारे के सारे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों के तीनों बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर कोई रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हमें ये कलरलेस सॉल्ट जो है ये ट्राइसोडियम साल्ट जो बना वो कलरलेस होता है। ये रिएक्शन में हुआ क्या है, देखिए जो हमने यहाँ पर डाइसोडियम साल्ट लिया था, यानी कि यही वाला साल्ट, आप कोई भी साल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी साल्ट हमने लिया, अगर हम OH ज़्यादा डाल देंगे तो OH ज़्यादा डालने से होगा क्या, यहाँ पर ये जो, अब देखिए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस कहाँ पर अटैक करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो अब ये, हाँ ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो H प्लस था यहाँ से जब निकला, ये भी H प्लस निकलेगा, तो इसकी जगह H प्लस की जगह ये Na प्लस आ गया है, और यहाँ पर जो O माइनस था, O माइनस हमारे पास सोल्यूशन में Na प्लस भी है और OH माइनस भी है, तो ये Na प्लस नेगेटिव चार्ज के पास ही जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा अगर OH हम मैं निकाल के छोड़ दूँ, ये सपोज यहाँ से भी एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, ये माइनस रह गया, तो इसने तो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन इसके पास माइनस चार्ज है, तो इसके पास सोडियम जो है आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है सोडियम साल्ट यहाँ पर बनता है। अब जब हम फिर से OH आयन यहाँ पर डालेंगे, तो अब क्योंकि OH आयन को फिर से एसिडिक प्रोटॉन चाहिए, और यहाँ पर कहीं इस स्ट्रक्चर में हमें H प्लस नहीं, मतलब H जो है वहाँ पर कहीं पर हमें नहीं दिख रहा है, शो नहीं हो रहा है, और वो जो बाकी ये सारे H भी है बेंजीन के, वो एसिडिक नहीं है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब बेस को कभी कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं दिखता है, तो फिर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। OH पे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हमारी न्यूक्लियोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल को चाहिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़, तो वो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड फिर से, अब मैं फिर से आपको इसी स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ जो हमने यहाँ दिखा था। तो यहाँ पर होता क्या है, ये बॉन्ड फिर वापस से यहीं जाएगा। ठीक है, जहाँ से जो आया था वो वापस फिर वहीं जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर। तो जैसे ये यहाँ जाएगा, अब क्या होगा, ये कार्बन, ये बॉन्ड मैं एज इट इज़ छोड़ दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, और ये मैंने इसमें बेंजीन रिंग बना दी, और ये बॉन्ड क्योंकि इस पर शिफ्ट हो गया तो ये भी O माइनस हो गया। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो ये यहाँ पर चला गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो ये यहाँ चला गया, और ये बॉन्ड हमारा एज इट इज़ है। ठीक, अब क्या हुआ, क्योंकि हमने सोल्यूशन में Na प्लस ले रखा है और OH माइनस, और अगर हम कार्बन की यहाँ वैलेंसी देखें, जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये वाला बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट हुआ है, कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो ये OH माइनस है, इसी तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ चाहिए, ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ को नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ चाहिए, तो ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा,
कि दोनों पोजीशन पर, इस पर तो हम पहले ही ONA जोड़ चुके थे, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, और इस Na ने यहाँ अटैक किया था और इस Na ने यहाँ अटैक किया था, तो यहाँ पर ये बचा था Na+, तो यहाँ पर भी Na+ हो जाएगा और इस कार्बन से OH जुड़ जाएगा। तो यही हमने यहाँ शो कर रखा है, कार्बन से OH जुड़ा, और ये हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि दोनों पोजीशन पर जुड़ गया है हमारा Na+। तो ये ट्राई सोडियम साल्ट, एक Na ये है, दूसरा Na, तीसरा Na, तो ट्राई सोडियम साल्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर हमने सिर्फ क्या कर रखा है, आप किसी भी बेंजीन रिंग से जो है ये OH हमने निकाल सकते हैं, किसी भी बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर को आप क्विनोनॉइड में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपस में यहाँ पर जो है रेजोनेंस है, पहले इस वाली बेंजीन रिंग का हमने क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर दिखाया, फिर इस वाले में क्या हो सकता है, इस वाली बेंजीन, क्योंकि जो OH आयन है वो तो कहीं से भी H+ को निकाल सकता है, कोई भी रिंग जो है वो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर को शो कर सकती है। तो बस ये रेजोनेटिंग फॉर्म दिखाई है हमने यहाँ पर। तो फाइनली क्या होता है, जब डाई सोडियम साल्ट जो हमारा रेड कलर का है, अगर उसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली मिला दें, तो क्योंकि अगर सपोज हम यही वाली स्ट्रक्चर को ले लें या ये वाले स्ट्रक्चर को ले लें, तो जो ये ऑक्सीजन है जो हमें दिख रही है, क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर भी बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और यहाँ पर सोडियम आयन जो है वो आकर जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो है कलरलेस क्योंकि अब बन जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर आप कोई रेजोनेंस शो नहीं कर सकते हैं और इसका कोई क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर भी नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से ये, हाँ, अगर हम एसिड मिला देंगे तो एसिड मिलाने से फिर से ये वापस रेड बन जाएगा, ठीक है, इसमें अगर हम एसिड मिला देंगे तो इस तरह से हम फिनोल्फथालीन का क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर देख सकते हैं और बेंजीनॉइड भी। तो यूजेस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फिनोल्फथालीन इज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। जब भी कभी किसी डाई में हमें मिलेगा कि वो एसिड और बेस में अलग अलग कलर दे रही है, किसी एक में कलरलेस है दूसरे में कलर्ड है, तो जनरली हम उन्हें इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, डाई की तरह बहुत कम यूज़ कर पाते हैं, ज़्यादातर हम उसे इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। इट इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल लेग्जेटिव, ये एज अ लेग्जेटिव एक मेडिसिन होती है जो पेट साफ करने के लिए हम जनरली उसे यूज़ करते हैं, तो इसको हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डीनेचरिंग लेबोरेटरी एल्कोहल ड्यू टू इट्स लेग्जेटिव नेचर। देखिए जो लैब में जो एल्कोहल होती है उस एल्कोहल को डीनेचर करने के लिए यानी कि पॉइजनस बनाने के लिए हम उसमें फिनोल्फथालीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि अगर एल्कोहल है तो कोई उसको पी सकता है, ठीक है, और तो वो ना पी पाए उसे तो उसे डीनेचर किया जाता है, तो एल्कोहल को पॉइजनस बनाया जाता है उसमें फिनोल्फथालीन डालकर, और इसी नेचर की वजह से उसको जो है डीनेचर भी किया जा सकता है। तो ये इसके फिनोल्फथालीन की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, यूजेस हो गए हैं और प्रिपरेशन हो गई है। तो ये डाई जो है आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम दूसरी डाई के बारे में बात करेंगे। तो अब दूसरी डाई है फ्लोरीसिन। फ्लोरीसिन की प्रिपरेशन भी हम थैलिक एनहाइड्राइड से ही करते हैं। फिनोल्फथालीन में हमने क्या किया था, हमने 2 मोल्स फिनॉल के लिए थे, अब की बार हम क्या करेंगे 2 मोल्स रिसोर्सिनॉल के ले लेंगे, ठीक है। रिसोर्सिनॉल भी एक टाइप के फिनॉल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मोल से जब हमने फिनॉल की रिसोर्सिनॉल के लिए फिर से वही सेम रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो जो H यहाँ पर हम निकल रहे थे पहले भी हम निकल, रिसोर्सिनॉल एक्चुअल में क्या होगा, एक OH और ये दूसरा OH, यानी पहला OH जहाँ पर भी होगा उसकी मेटा पोजिशन पर दूसरा OH अगर हो तो वो रिसोर्सिनॉल कहलाता है। और ये हमने H यहाँ पर शो कर दिया है बस, और ऐसे यहाँ पर भी हमने एक H को शो कर दिया, सारे H तो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस पोजीशन पर भी है, इस पोजीशन पर भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। तो ये H जब निकलेगा ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनाकर निकलेगा, तो कार्बन अब यहाँ पर भी अटैच्ड हो सकती है इस वाले कार्बन से, और ये वाली कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगी, वही हमने यहाँ पर दिखा भी रखा है, ठीक है। तो एक को ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया, इस H को निकाला था, और जब ये H निकला तो ये कार्बन यहाँ पर जुड़ गई, ठीक। ये बाकी तो ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ी हुई थी और ये OH यहाँ पर जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर ये रिंग कैसे बनी, यहाँ पर भी क्योंकि H2O निकला है, यहाँ पर OH था, यहाँ पर OH था, तो ये H2O निकला, तो बीच में सिर्फ ऑक्सीजन रह गई इन दोनों रिंग के बीच में। तो ये दोनों रिंग के बीच में हमने जो है दिखा दिया कि H2O निकल गया। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जनरली अगर हमें साइक्लाइजेशन करना हो यानी रिंग बनानी हो, रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को यूज़ कर लेते हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा वो फ्लोरीसिन कहलाएगा, और ये रेड पाउडर सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, तो ये रेड पाउडर होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ रेड पाउडर एंड इंसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, और इसके 2 क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पॉसिबल हैं। क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, बेस की प्रेजेंस में बनते हैं
और जैसे मैंने फिनोल्फथलीन के केस में बताया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर यहाँ बन सकते हैं। तो ये पैराक्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है। पैरा क्यों है कि डबल बॉन्ड से ये वाला डबल बॉन्ड वो ओ जो है वो पैरा पोजीशन पर है, ये पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी, ये मेटा और ये पैरा। और इसका ऑर्थो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ऑर्थो हम कैसे बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड से ये वाला डबल बॉन्ड क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर है, ये पहली पोजीशन ऑर्थो ही हो जाएगी, तो ये ऑर्थो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है और ये पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है। बनेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा फिनोल्फथलीन के केस में बना था। अब हम इसको आगे देख भी लेते हैं कि किसी एक OH पर अटैक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज़ soluble in alkalis and forms a reddish brown solution। एक reddish brown solution बनता है which on dilution gives a strong yellowish green fluorescence। देखिए हाँ, फ्लोरिसेंस और फ्लोरिसीन में डिफरेंस है। फ्लोरिसीन एक कंपाउंड है और फ्लोरिसेंस जैसे आपने जो नियॉन कलर जो चलते हैं वो फ्लोरिसेंस कहलाते हैं। तो येलोइश ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंस बनेगा। अगर आप लोगों ने कभी लैब में प्रैक्टिस किया हो प्रैक्टिकल में, थैलिक एसिड को अगर हम कंफर्म करना चाहें तो हमें वहाँ पर येलोइश ग्रीन फ्लोरिसीन देखने को मिलती है, फ्लोरिसेंस देखने को मिलती है। और कैसे उसको हम कर सकते हैं, तो थैलिक एसिड में रिसोर्सिनॉल और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को डालकर हम इसको हीट करते हैं और फिर एक बीकर में पानी ऑलरेडी और पानी में NaOH मिलाकर रखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने हीटिंग की है टेस्ट ट्यूब को उस बीकर में हम पलट देते हैं, तो हमें एक येलो ग्रीन फ्लोरिसेंस वहाँ पर देखने को मिलती है। तो जितना डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम NaOH कम रखते हैं और पानी ज़्यादा, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा हमें वहाँ पर ये फ्लोरिसेंस देखने को मिलती है। अदरवाइज़ तो इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन जैसे ही हम इसे पानी ज़्यादा कर देते हैं तो हमें ये फ्लोरिसेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको कभी कराया जाए ऑर्गेनिक मिक्सचर, तो थैलिक एसिड के केस में ये वाली फ्लोरिसेंस आपको देखने को मिलेगी। तो सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरिसीन, जो फ्लोरिसीन का सोडियम साल्ट बनता है यहाँ पर, उसको हम यूरेनिन कहते हैं। तो ये कैसे बनता है, ये यहाँ पर हमने दिखाई रखा कि NaOH ने यहाँ पर बेस ले लिया है हमने, तो बेस की प्रेजेंस में इसका जो है कोई भी एक बेंजीन रिंग का क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। तो सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पर इस वाले H को निकाला, तो H से निकालने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज जैसे आएगा वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे पिछली बार बना था, और यहाँ पर O- है तो इसलिए Na+ जो है यहाँ जाकर जुड़ सकता है। तो ये यूरेनिन बनी क्विनोनॉइड फॉर्म। तो यूरेनिन जो होती है, सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरिसिन, इज़ यूज्ड फॉर डाइंग वूल एंड सिल्क। इसको हम यूज़ कर लेते हैं वूल और सिल्क को डाई करने के लिए। फ्लोरिसिन ऑल्सो यूज्ड एज माइल्ड परगेटिव, परगेटिव भी लेग्जेटिव ही होता है, तो फ्लोरिसिन को हम एज ए लेग्जेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ईओसिन डाई, एक डाई और होती है ईओसिन, ईओसिन डाई की फॉर्मेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फ्लोरिसिन के बारे में, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी डाई पर। ये इसको हम इंडिगो या इंडिगोटिन, जो घर में हम नील यूज़ करते हैं कपड़ों को रंगने के लिए, वाइट कॉटन के कपड़े जो होते हैं उनको नील लगाने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, तो उनको हम इंडिगो, वो एक्चुअल में इंडिगो होता है पाउडर्ड फॉर्म में ब्लू कलर का, तो इसको इंडिगो या इंडिगोटिन बोल सकते हैं। ये कैसे प्रिपेयर होता है, एनिलीन इज कंडेंस्ड विद क्लोरोएसिटिक एसिड टू गिव एन फिनाइल ग्लाइसिन। सबसे पहले क्या होगा, एनिलीन और क्लोरोएसिटिक एसिड का फ्यूजन होता है और इससे हमें मिलता है एन फिनाइल ग्लाइसिन। तो एनिलीन क्या होती है, बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा हुआ है, तो NH2 को बस मैंने खोल के लिख दिया ताकि रिएक्शन को समझने में ईजी हो। क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, और अगर हम CH3 से एक H निकाल कर वहाँ पर क्लोरीन लगा दें तो वो हो जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसमें क्या होगा, ये H और ये Cl आपस में निकल जाते हैं और फिर इस नाइट्रोजन का बॉन्ड इस CH2 के साथ बन जाता है। तो वही हमने यहाँ दिखा रखा है, ये NH बच गया क्योंकि एक H निकल चुका है और फिर ये CH2 से जुड़ा, CH2 से COOH जुड़ा हुआ है, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया। अब क्या होगा, ये एन फिनाइल ग्लाइसिन बन गई। ठीक है, एन फिनाइल ग्लाइसिन क्यों बोल रहे हैं, ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन में यहाँ पर सिर्फ NH2, अगर हम ये बेंजीन रिंग हटा दें तो यहाँ पर NH2 होगा, CH2 होगा और COOH होगा, एक H को रिप्लेस करके यहाँ पर फिनाइल आया है, तो इसलिए हम इसका नाम एन फिनाइल ग्लाइसिन दे रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, एन फिनाइल ग्लाइसिन को हम क्या करते हैं, फिर से फ्यूज करते हैं किसके साथ, NaOH और सोडामाइड, NaNH2 का नाम है सोडामाइड, सोडामाइड के साथ हम इसको गर्म करते हैं और
250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है और फिर हम मतलब फ्यूज़ कराया जाता है और यहाँ से क्या होता है, वाटर निकल जाता है। वाटर कैसे निकलेगा, COOH का OH और बेंजीन रिंग जो यहाँ पर है यानी एनिलीन का एक हाइड्रोजन हमने सिर्फ शो कर दिया है, तो हमने यहाँ पर इसको वाटर यहाँ से निकाल सकते हैं। और वाटर निकालने से क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है अब इसके साथ जो है इस कार्बन के साथ वो है जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड बना के दिखा सकते हैं और ये बना हमारा इंडॉक्सिल। तो जब ये इंडॉक्सिल बन जाता है तो हम ये 2 मोल्स ऑफ इंडॉक्सिल यहाँ पर ले लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ इंडॉक्सिल को क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होता है विद इन एयर और ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, हमें इंडिगो यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंडॉक्सिल के हमने 2 मोल्स ले रखे हैं। इसको मैंने बस उल्टा करके लिख दिया ताकि हम रिएक्शन को समझ सकें। ये ना याद करने का तरीका होता है कि क्या चीज़ निकल सकती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों H2 यानी दोनों H2 निकले और एयर से इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा वाटर जो है यहाँ से निकल सकता है। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इसका भी हाइड्रोजन और इसका भी हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ एयर से ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वहाँ से वाटर बनाकर ये निकल जाते हैं। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगी तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया इंडिगोटिन या इंडिगो का। और ये बनती है इसकी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हम क्यों कह रहे हैं, इसमें C डबल बॉन्ड O इधर है और तो इसमें इधर है, दोनों ऑपोजिट साइड है, NH इधर है तो NH उधर है, तो ये ट्रांसफॉर्म। और क्योंकि ट्रांसफॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है तो इसलिए हमने इसको ऐसे दिखाया। और सिस फॉर्म भी इसकी पॉसिबल होती है पर वो अनस्टेबल होती है। सिस फॉर्म अगर आपको बनानी है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये C डबल बॉन्ड को ऊपर और इस NH को नीचे बना सकते हैं। तो दोनों CO जो होते हैं वो एक साइड हो जाएंगे, दोनों NH जो है वो एक साइड हो जाएंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। इंडिगो जो है डार्क ब्लू पाउडर होता है विद अ मेटेलिक लस्टर, अच्छी चमक होती है, लस्टर मीन्स चमक होती है इसमें। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट कैन बी मेड सॉल्युबल, इसको सॉल्युबल बनाया जा सकता है विद एल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ कर ले तो उसकी हेल्प से इसको सॉल्युबल बना सकते हैं। इट एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, सिस और ट्रांस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और इन एमंग दीज 2 फॉर्म्स ओनली ट्रांस फॉर्म इज स्टेबल। अब फिर इसके यूजेस देख ले तो कॉटन को हम ड्राई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जनरली। इंडिगो एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर extensively used for dyeing cotton. It is also used in making printing inks. तो प्रिंटिंग में जो इंक काम में आती है वो भी हम इसी में यूज़ करते हैं। तो ये थी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस इंडिगो की। और लास्ट इसमें जो हमारी बची है डाई वो है एलिजरीन। एलिजरीन की प्रिपरेशन थोड़ी सी लंबी है। इसकी कैसे प्रिपेयर करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड की हेल्प से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसमें होता क्या है, ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर सकता है कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो बॉन्ड है ये अब ऑक्सीजन पर जा सकता है। और मैं पूरी मैकेनिज्म आपको नहीं बता रही क्योंकि मैकेनिज्म काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा। ये ब्रेक हुआ तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, सोल्यूशन में है, सोल्यूशन से हमें अब क्या होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ हम दिखा रखे हैं कि ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से H+ इसको मिल गया है। अब वो H+ आया कहाँ से, इस बेंजीन रिंग से। वो बेंजीन के पास H तो है ही, तो यहाँ से जब H निकलेगा वो H+ की तरह निकलेगा। यानी सपोज अगर मैं इस पोजीशन से निकाल रही हूँ तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और H+ जो है वो बाहर आ जाएगा। तो H+ इस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज, ये वाली स्पीशीज सॉरी, यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट कराया है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज से जो यहाँ से H+ निकला है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर गया है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्योंकि ऑक्सीजन पर जा चुका है इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा और ये बन जाएगा ऑर्थो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड था हमारा सिर्फ इतना COH, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्योंकि बेंजॉइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजॉइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग से C डबल बॉन्ड O अगर जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो पोजीशन पर क्योंकि बेंजॉइल ग्रुप है इसलिए हम इसका नाम दे सकते हैं ऑर्थो बेंजोइक एसिड। अब क्या होगा, फिर से हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज़ किया तो इसका मतलब साइक्लाइजेशन होगा, वाटर निकलेगा। तो यहाँ से एक H और ये OH, तो जब ये OH और ये H निकल जाएगा तो इन दोनों रिंग के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O हो जाता है और ऊपर तो ऑलरेडी है ही। तो ये होता है हमारा एंथ्राक्विनॉन।
और एंथ्राक्विनोन जब बन जाता है तो उसकी रिएक्शन हम कराते हैं फ्यूमिंग H2SO4 से। अब ये फ्यूमिंग H2SO4 क्या है? फ्यूमिंग H2SO4 को हम ओलियम भी बोल देते हैं। H2SO4 में अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड, लिक्विड सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला दें तो उसको हम कहते हैं वो फ्यूमिंग H2SO4 है। फिर इसको हीट कराते हैं हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एंथ्राक्विनोन का सल्फोनेशन हो जाता है। जैसे बेंजीन का सल्फोनेशन हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ऐसे ही यहाँ पर एंथ्राक्विनोन का सल्फोनेशन होता है। सल्फोनेशन में हमेशा SO3H ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो ये SO3H यहाँ पर जुड़ गया। फिर हम क्या करेंगे, तो अब क्या बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनता है सल्फोनिक एसिड, तो एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड इसका नाम हुआ। और 2 सल्फोनिक एसिड यहाँ से 1 पोजीशन ये हो जाएगी इससे, और ये सेकंड पोजीशन है। फिर हम NaOH से जब रिएक्शन कराएंगे तो इस सल्फोनिक एसिड जो हमारा यहाँ बन के आया उसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। सोडियम साल्ट कैसे बनेगा, ये H+ यहाँ से निकलेगा और उसकी जगह यहाँ पर Na+ आ जाएगा। OH जो होता है वो उस H+ को निकाल लेता है और यहाँ पर Na+ हो जाएगा। तो इसको हम SO3 - Na+ भी लिख सकते हैं और SO3 Na भी लिख सकते हैं। तो ये बना सोडियम साल्ट इस एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड का। फिर हम क्या कराते हैं, KClO3 की प्रेजेंस में फिर से हम NaOH का रिएक्शन कराते हैं 200, अब की बार टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम रखते हैं अंडर प्रेशर। तो इससे क्या होता है, इससे हो जाता है इसका हमें जो मिल जाता है फिर से एक सोडियम सॉल्ट मिलता है, लेकिन किसका, 1,2-डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन का। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पर ONA और यहाँ इस वाली पोजीशन पर अभी ONA आ जाता है। अब इसको अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दें तो जो भी ये सोडियम साल्ट है ये हमें डायरेक्टली फिर 1,2-डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन देता है, जो कि हमारा एलिजरीन है, जो कि हमारी डाई है। तो इसमें सिर्फ इसकी जगह H और यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 से हमें H+ तो मिल ही जाएंगे, तो Na+ की जगह H+ आ जाता है यहाँ पर। तो ये OH हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो था सोडियम साल्ट 1,2-डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन का, यानी इसका सोडियम साल्ट था ये। और ये क्या होता है, ये एलिजरीन होता है, जिसको हम 1,2-डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी डाई हमें इस तरह से मिल जाती है जब हम थैलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन की रिएक्शन करा से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे और फिर यूजेस। तो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस में, इट इज़ अ डार्क रेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो ये भी डार्क रेड सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें। इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा ही सॉल्युबल है वाटर में, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड एल्कलीज, एल्कोहल्स में और एल्कलीज में सॉल्युबल है। और इन एल्कलीज इट गिव्स अ पर्पल सोल्यूशन, एल्कलीज में इसका पर्पल सोल्यूशन बनता है। इट इज़ यूज फॉर डाइंग कॉटन एंड वूल, कॉटन और वूल को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक्स, वही प्रिंटिंग इंक्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज जो डाइस का चैप्टर था, सिंथेटिक डाइस, वो सब खत्म होता है और आपका BSc सेकेंड सेम का सिलेबस भी आज यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम थर्ड सेम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।